हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अब आपको मजा आने लगा होगा। अब आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी साथ में हल करने लगे होंगे। साथ ही साथ आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के प्रश्न पत्र देखने लगे होंगे और कुछ कुछ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न और मुख्य परीक्षा के प्रश्न आप खुद से भी हल करने की कोशिश करने लगे होंगे। जब आप मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उनका जब आंसर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी कभी ये पाएंगे कि इसको इवेल्युएट कैसे करवाएं, इसको चेक कैसे करवाया जाए, कौन ये मुझे सही बता सकता है कि मैंने आंसर जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो ये जो दुविधा है आपकी, इसको कौन सॉल्व करेगा। हर बार की ऐसे स्टडी IQ IAS हिंदी आपकी दुविधा रिजॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा। कैसे वो रिजॉल्व कर सकता है? फाउंडेशन बैच में आप जैसे ही एनरोल होते हैं, फाउंडेशन बैच में जैसे आप एनरोल होते हैं तो इस फाउंडेशन बैच में आपको मुख्य परीक्षा साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी साथ में करवाई जाती है। साथ ही साथ जिस चीज की अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपके आंसर, इन आंसर्स को कौन चेक करेगा, तो आंसर चेक करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर टीम है, आपके पास मेंटर्स उपलब्ध होंगे। वो मेंटर्स जिन्होंने साक्षात्कार का, जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने कई बार मेंस लिखा हुआ है, वो लोग आपकी आंसर राइटिंग चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, आपको रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स सिर्फ ये नहीं होते कि आपने जो गलत चीज लिखा है वो आपको बताई जाए, बल्कि ये चीज भी बताई जाए कि इनमें से कौन सी चीज आपने बहुत अच्छी लिखी है। कोर्स शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से, ये बैच नंबर 3 है। कोर्स की ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए, जो कि आपको पे नहीं करनी है। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे MB लाइव, तो एक कोर्स की प्राइस गिर के कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए। तो आपकी जो दुविधा है कि हमारे आंसर्स कौन चेक करेगा, कैसे मैं तैयारी करूं, ये सारी दुविधाएं कौन रिजॉल्व करेगा, ये आपका बैच रिजॉल्व कर देगा। आखिरी क्लास में हम लोग बात करना शुरू किया था हमने भूकंपों के बारे में। भूकंप हम देख रहे थे, हमने देखा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप जिस शब्द से बना है पहले हमने उसकी बात करी। इसमें 2 शब्द आपको देखने को मिले थे। पहले हमने बात करी थी भू की, दूसरी बात करी थी कंप की। कंप जो शब्द है वो लिया गया है कंपन से, और भू जो शब्द है वो लिया गया है पृथ्वी से। तो पृथ्वी जब कंपन करती है, पृथ्वी में जब कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, तो उसी को आप क्या कहोगे, उसी को आप भूकंप कहोगे। अर्थ क्या हो रही है, क्वेक हो रही है, शेक हो रही है अर्थ, अर्थ शेकिंग ऑफ अर्थ। शेकिंग का मतलब क्या होता है, हिलना। उसमें क्यों वो हिलती है, तो हमने देखा था तरंग, उसमें से वो तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस कारण पृथ्वी पे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। हम लोग जब आगे चले थे तो हमने कुछ चीजों की बात करी थी, आपको याद होगा। हमने बात करी थी उद्गम केंद्र की, इसको हमने नाम दिया था उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, इसी को हमने बोला था फोकस। साथ ही साथ इसको हमने एक और नाम से जाना था, जिसको बोला था हमने हाइपो सेंटर। दूसरी चीज हमने जिस चीज की बात करी थी, हमने ये बताया था कि जहां से ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू होता है, जहां से ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू होता है, ऐसा बिंदु जहां से भूकंप आना शुरू हुआ है, जहां से ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू हुआ है, उसको आप उद्गम केंद्र कहोगे। नाम से भी पता लग रहा है, उद्गम जहां से क्या हुआ है, शुरू हुआ है। उद्गम केंद्र से 2 प्रकार की तरंगे हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी, P और S तरंगे आपको देखने को मिली। और सबसे पहले जो धरातल पे, जो भूपरपटी पे आपको पहुंचती हुई दिखेगी, वो कौन सी तरंग होगी, P तरंगे। और जिस स्थान पे सबसे पहले P तरंगे पहुंचेंगी, वो कौन सा स्थान होगा, उसको बोला जाता है एपी सेंटर। क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एपी सेंटर, और उसी को बोला जाता है अधि केंद्र। साथ ही साथ हमने एक और बात की थी, अगर आपको याद है, हमने ये देखा था कि जो फोकस है, फोकस, या जिसको मैंने कहा था हाइपो सेंटर, इसी को हमने नाम दिया था उद्गम केंद्र। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, किसके साथ, अधि केंद्र के साथ, अधि केंद्र के साथ। और इसी का दूसरा नाम क्या था, एपी सेंटर।
क्यों 90 डिग्री का कोण बनाता है, हमने ये भी देखा था, क्योंकि अगर 90 डिग्री का कोण ये नहीं बनाता तो वो सबसे कम दूरी नहीं होती। अगर सोचिए ये 180 डिग्री का या मैं कहूँ 120 का 130 डिग्री का कोण बनाता फोकस और एपिसेंटर एक दूसरे के साथ, तो कितने डिग्री का कोण नहीं बनता, ये 90 डिग्री का कोण जो आपको दिख रहा है ये नहीं बनता। और अगर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता तो ये क्या नहीं हो पाता, ये उन दोनों के बीच की कौन सी दूरी नहीं हो पाती, सबसे कम दूरी नहीं हो पाती। तो ये हमने बातचीत कर ली थी किसको लेके, फोकस को लेके और एपिसेंटर को लेके या उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र को लेके हमने बातचीत कर ली थी। फिर हमने देखा था कि भूकंप को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमने भूकंप को जो विभाजन किया था, भूकंप का विभाजन वो किस आधार पे किया था, हमने आधार लिया था उद्गम केंद्र का। अगर हमने उद्गम केंद्र ये F1 वाला पॉइंट लिया है जो धरातल से कितनी गहराई पे मिलेगा आपको, 0 से लेके 70 किलोमीटर तक अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस F1 वाले फोकस वाले भूकंप को आप किस प्रकार के भूकंप कहेंगे, इनको हमने नाम दिया था छिछले भूकंप। कैसे नाम दिया था इसको हमने, कौन सा भूकंप कहा था, छिछले। अंग्रेजी में इसको ही क्या हमने नाम दिया था, शैलो। इस F1 के बाद हमने बात करी थी F2 की। F2 आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, F2 की अगर हम बात करें तो ये इसकी गहराई हमने देखी थी, ये आपको देखने को मिलेगी धरातल से अगर 300 किलोमीटर के बीच में इसकी गहराई है तो ये F2 का हो गया। इसको हमने नाम दिया था मध्यवर्ती। क्या नाम दिया था इसको हमने, मध्यवर्ती नाम दिया था। और मध्यवर्ती को हमने अंग्रेजी में बोला था इंटरमीडिएट। क्या नाम दिया था, इसी को हमने इंटरमीडिएट नाम दिया था। उसके बाद हमने बात करी थी F3 की। F3 हमने देखा था जो करीब कहां आपको देखने को मिलेगा, 700 किलोमीटर। अगर धरातल से इसकी दूरी देखी जाए तो कितनी मिलेगी आपको, 700 किलोमीटर। और 700 किलोमीटर वाले भूकंप को हमने नाम दिया था जो गहराई पे मिलते हैं, गहरे भूकंप, या इसी को अंग्रेजी में हमने बोला था डीप। तो इसको किस आधार पे हमने बांटा है, ये F1 F2 F3 क्या है आपको पता है, ये फोकस है। तो इस प्रकार का जो हमने विभाजन किया है भूकंप का, वो किसके आधार पर किया है, वो किया है हमने उद्गम केंद्र की गहराई, उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पे हमने ये क्या किया है, विभाजन किया है। किसका विभाजन किया है ये हमने किया है भूकंपों का विभाजन। किसका विभाजन, भूकंप का विभाजन हमने किया है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं था, ये बातें भी हमारी हो चुकी थी अच्छे से। इसके बाद हमने इस वाले चित्र को देखा था जो आपको अपनी कॉपी में भी बनाना था। ये जो शैलो फोकस लिखा हुआ है, इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था छिछले। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है, इसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया मध्यवर्ती। इसी को हमने क्या नाम दिया था, मध्यवर्ती। और जो इसके नीचे आपको डीप दिख रहे हैं, इन्हीं को हमको ने क्या नाम दिया था, गहरे भूकंप। तो 3 प्रकार के भूकंप हमने पढ़े। किस आधार पे हमने इसका विभाजन किया है कि उद्गम केंद्र की गहराई कितनी देखने को मिल रही है। फिर हमने देखा था भूकंप को मापा कैसे जाए। तो हमने देखा था 2 चीजों से भूकंप को मापा जा सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड से, दूसरी उसकी इंटेंसिटी से। मैग्नीट्यूड मतलब उसके परिणाम से नापा जा सकता है, उसकी तीव्रता के आधार पर उसको मापा जा सकता है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का मापन कर रहे हैं तो कौन से स्केल का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो हम इस समय प्रयोग कर रहे होंगे रिक्टर स्केल का। कौन से स्केल का, रिक्टर स्केल का। ये किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिला लघु गणकीय, लॉग, आपको याद होगा लॉग। लॉग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, लॉग गणकीय। इसके बाद हमने बात करी थी कि इसमें अंक आपको कहां से कहां देखने को मिलेंगे, 1 से लेके 10 तक के अंक इसमें लिखे होते हैं। साथ ही साथ इस आधार पे हमने ये भी चीजें देखी थी कि कितना नुकसान कर सकता है। तो हमने देखा था कि 1 से 2 तक होगा तो इसको सूक्ष्म कहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर क्या ये टेबल हमको याद करनी है, तो देखो टेबल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों आवश्यकता नहीं है, कि आपको पता है कि अगर
6 से ऊपर जैसे भूकंप पहुंचेगा ये कैसा आपको दिख रहा है, ये शक्तिशाली होते जाएंगे, और 6 से कम है तो ये कम शक्तिशाली आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपीएससी आपसे कभी भी इस प्रकार के सवाल नहीं पूछेगी कि अगर 4.5 मैग्नीट्यूड या परिणाम का आपको भूकंप आपको देखने को मिलेगा तो उसका क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसके, तो ऐसी चीज यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। ये सिर्फ टेबल जो है आपको संदर्भ देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए है कि रिक्टर स्केल पे अगर इस प्रकार की कोई आपको मापन देखने को मिल रहा है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। फिर हमने बात करी थी कि हमको अगर तीव्रता का मापन करना है तो, या फिर मैं कहूं कि भूकंप कितनी तबाही मचाएगा, अगर इस चीज को आपको मापना है तो तीव्रता आपको मापनी पड़ेगी। और ये कौन से स्केल से हम नापते हैं, इसको हमने नाम दिया था मर्केली स्केल। ये ऐसी कोई कहा जाता है संशोधित मर्कली स्केल या मॉडिफाइड मर्कली स्केल इसको कहते हैं। तो ये किसको नापता है, भूकंप की प्रबलता को, और इससे भूकंप की हानि के संदर्भ में हमको जानकारी मिल जाती है। इसमें भी हमने एक टेबल देखी थी। फिर अगेन वही बात कि टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल सिर्फ किस लिए, रेफरेंस के लिए है, संदर्भ देने के लिए है कि अगर इस प्रकार के भूकंप होते हैं तो इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो आपको कोई ज्यादा जानकारी इसकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम रट लें। आज का जो टॉपिक हमको शुरू करना है वो क्या है, वो हमको शुरू करना है भूकंप के कारण, भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसको चित्र के आकार से बताऊं, आपको फ्लो चार्ट के आधार पर बताऊं, तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। भूकंप के कारण, कॉजेज ऑफ अर्थ क्विक, कितने प्रकार के हो सकते हैं कारण, ये 2 प्रकार के आपको कारण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राकृतिक और दूसरा हो सकता है मानव जनित। प्राकृतिक को आप क्या कहते हैं, प्राकृतिक को आप लोग कहते हो नेचुरल कॉज, और मानव जनित को आप एंथ्रोपोसिन भी बोल सकते हो, और दूसरा इसको बोल सकते हो मैन मेड कॉजेस। ठीक है, अभी क्या क्या हो सकते हैं, तो प्राकृतिक कारणों की पहले हम बात करते हैं। हालांकि अगर आप स्टार्टिंग में जब ज्योग्राफी पैदा होना शुरू हुआ था, ज्योग्राफी में भूकंप चैप्टर डाला गया, तो उस समय सिर्फ कौन सा कॉज डाला गया था, कौन से कारण डाले गए थे, प्राकृतिक कारण डाले गए थे। क्योंकि उस समय तक ये माना जाता था कि मनुष्य द्वारा ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है जो पृथ्वी में कंपन पैदा कर सके। लेकिन विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति की, जैसे जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में आया, साइंटिफिक डिस्कवरीज होना शुरू हुई, तो मनुष्य ने भी कुछ इस प्रकार के चीजें बना ली हैं जिससे क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की या नेचुरल कॉजेस की। प्राकृतिक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अभी तक कौन सा एक प्राकृतिक कारण पढ़ा है जिसके कारण क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी प्लेट सीमा या कोई भी प्लेट अगर गति कर रही है, हमने 3 प्रकार की गतियां भी उसमें पढ़ी थी। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, अभिसारी, हमने पढ़ी थी अपसारी, और हमने पढ़ी थी समानांतर। तो क्या उन तीनों गतियों में भूकंप आ रहा था, हाँ आ रहा था, ये आपको बात याद है। तो क्या ये एक प्राकृतिक कारण है या मानव जनित कारण है, तो हमें पता है कि जो प्लेटें हैं उनको हम लोग नहीं चला रहे हैं, मनुष्य उनको नहीं चला रहा है, तो वो किस प्रकार चल रही है हमने देखा था। उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, जैसे संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण का बल, पृथ्वी का घूर्णन, मेंटल प्लूम की हमने बात करी थी, स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव की हमने बात करी थी। तो ये सब कैसे कारण है, ये सब प्राकृतिक कारण हैं। दूसरा हमने एक और इसी में बात करी थी, ज्वालामुखी की। तो क्या जब जब ज्वालामुखी आएगा तब तक भूकंप आएंगे, तो हमने देखा था कि ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखीयता क्या होती है, वोल्केनिज्म क्या होता है। तो हमने देखा था कि पृथ्वी में स्थित
जो अर्ध तरल अवस्था में मौजूद क्या है, मैग्मा है, वो जब उद्गार होकर वो बाहर आएगा एक विस्फोट के रूप में, अगर वो बाहर आता है तो इस ज्वालामुखी के कारण भी क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। फिर एक और हमने बात करी थी शुरू में, आपको याद हो, हमने कुछ उल्का पिंडों की बात करी थी, हमने कुछ मेटेरॉइड्स की बात करी थी, मीटियोरॉइड्स की हमने बात करी थी। तो ये जब बड़े पिंड आके अगर धरातल पे टकराएं, भूपरपटी पे टकराएं, तब भी क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोला जाता है इलास्टिक रीबाउंड। इलास्टिक रीबाउंड क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण 4 कारण है, कौन से, प्राकृतिक कारण, जिनसे क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहला हम बात करते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की, या पीटीटी की। पीटीटी, हालांकि इसमें मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम अभी अभी हाल ही में बहुत रिसेंटली हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है। तो आपको याद है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही थी, क्या हो रहा था, इसमें अभिसरण गति हो रही थी, अभिसरण इनका हो रहा था, कन्वर्जेंट अगर ये हो रही थी, अभिसरण हो रहा था, तो क्या हो रहा था इनमें, हमें पता है जैसे अभिसरण होगा क्या होगी, टक्कर होगी, कॉलिजन होगा, इसको हमने नाम दिया था कन्वर्जेंट, टक्कर को हमने क्या कहा था, कॉलिजन। टक्कर होगी तो क्या निकलेगा, तरंगों के माध्यम से ऊर्जा विमुक्त होगी, तरंगों के माध्यम से क्या होगी, ऊर्जा विमुक्त होगी। और हमें पता है कि अगर तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का विमुक्तन हो रहा है, तो वो बिंदु जहां पे तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का विमुक्त हो रही है, उसी को आप क्या कहोगे, उद्गम केंद्र कहोगे। और उद्गम केंद्र जैसे ही आपके पास बन गया तो ऊपर क्या बनेगा, अधिकेंद्र बनेगा। और ये दोनों चीजें अगर आपको मिल गई तो आपको क्या फील होगा, पृथ्वी में कंपन फील होगा, भूकंप आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, पहली गति हमने बात करी अभिसरण की गति। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये महासागरीय हो सकती है, ये महासागरीय महाद्वीपीय हो सकती है, ये महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है। सब में क्या होगा, टक्कर होगी, और जैसे ही टक्कर होगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा। ये हमने अभिसारी प्लेट की बात करी। दूसरी हम बात करते हैं अपसारी प्लेट गतियों के बारे में। अपसारी प्लेट में हमने देखा था एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तब भी अगर आप यहां खड़े हैं और आपका दोस्त यहां खड़ा है, तो क्या आपको वाइब्रेशंस फील होंगे जब प्लेटें गति कर रही हैं। तो हमने ये भी देखा था कि जब अपसारी प्लेट बाउंड्री भी बनेगी, या जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनेगी, अपसारी या डाइवर्जेंट प्लेटें एक दूसरे से जाएंगे, तब भी क्या होगा, तब भी तरंगों के माध्यम से ऊर्जा उत्सर्जित होगी और आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। हाँ या ना, आप एक स्थान पे खड़े हो, दूसरे स्थान पे आप देखोगे वो चलता हुआ दिखेगा, और चलता हुआ दिखेगा तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस होंगे, और उन वाइब्रेशंस, उन कंपन के कारण यहाँ पे भी क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो ये कौन सी प्लेट बाउंड्री है, अपसारी। तीसरी की हम बात करते हैं जो हमने पढ़ी थी समानांतर। समानांतर प्लेट बाउंड्री में अगर आपको याद है तो हमने कुछ इस प्रकार का चित्र बनाया था, और हमने ये देखा था क्या देखा था कि दोनों जो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेंगी, गति करेंगी। ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ना, कि विपरीत दिशा में गति करती हैं ये प्लेटें। ये वो प्लेट है, ये अगर उत्तर की दिशा में गति कर रही है तो ये दक्षिण की दिशा में गति कर रही हैं। एक दूसरे से जब जाएंगे तो घर्षण करते हुए जाएंगे, जब घर्षण होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशंस फील होंगे, कंपन होगा। तो समानांतर या मैं कहूं पैरेलल, यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। तो हमें पहली चीज समझ में आई कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत जो एक कैसा कारण है, एक प्राकृतिक कारण है। किसका, भूकंप आने का एक प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है, प्लेटों का मूवमेंट, प्लेटों के बीच में गति किसका कारण हो सकता है, भूकंप आने का कारण हो सकता है। दूसरी हमने बात करी थी ज्वालामुखी की। क्या देखा था हमने, दूसरा कारण ज्वालामुखी। अब देखो हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 2 शब्द होते हैं, ज्वालामुखीयता होती है और एक होती है ज्वालामुखी होता है। अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ ज्वालामुखी की, आगे हम लोग ज्वालामुखीयता की भी बात कर लेंगे।
तो हमें पता है कि जो स्थल मंडल है वो किस पे तैर रहा है, वो दुर्बल मंडल पे तैर रहा है। नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, नीचे आपको देखने को मिलेगा दुर्बल मंडल। और इसी के ऊपर क्या तैर रहा है, इसके ऊपर हमें पता है कि एक मंडल तैर रहा है जिसका नाम क्या है, स्थल मंडल। क्या है नाम, स्थल मंडल। और स्थल मंडल में हमने देखा था कि बहुत सारी आपको क्या देखने को मिलेंगी, इस प्रकार की बहुत सारी प्लेटें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये बात हमने कर ली थी प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत में। दुर्बल मंडल में क्या है, अर्ध तरल अवस्था में चट्टानें हैं। यहाँ पे आपको तरल अवस्था में चट्टानें भी देखने को मिलेंगी, कुछ पदार्थ गैस में भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ठोस में भी आपको देखने को मिलेंगे। वो सब कहाँ है, दुर्बल मंडल में स्थित हैं। जब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो कहाँ आने की कोशिश करेंगे, ऊपर आने की कोशिश करेंगे। हमने उसको नाम दिया था संवहन धारा के रूप में, वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे। जब ऊपर आने की कोशिश करेंगे और इस दुर्बल मंडल में कहीं पे भी अगर उनको कोई भी दरार मिल गई, कोई भी भ्रंश उनको देखने को मिल गया, तो उसके क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होना शुरू हो जाएगा। जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बहुत इतनी शांति से नहीं होते, कुछ ज्वालामुखी उद्गार बहुत कैसे होते हैं, वो विस्फोटक होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ केंद्रीय जो ज्वालामुखी होते हैं, सेंट्रल जब इरप्शन होता है तो उनमें क्या बहुत ज्यादा होती है, विस्फोटकता बहुत ज्यादा होती है। जब इतने विस्फोट के साथ ये जो मैग्मा है, जलवाष्प है, गैस है, ये सब बाहर आती हैं, तो इस विस्फोटकता के कारण क्या आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे आसपास वाली जगह पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्वालामुखी भी एक कारण किसका बनता है, भूकंप का एक कारण बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई पिंड आके अगर पृथ्वी से टकरा रहा है, जिसको हमने कहा था उल्का पिंड हो सकते हैं, या कोई और भी बड़ा पिंड अगर पृथ्वी से आके टकरा रहा है तो क्या होगा। तो ऐसे समझिए कि आपकी पृथ्वी है और सौर मंडल में से कोई ठीक ठीक से आकार का कोई पिंड है, वो किससे आके टकरा रहा है, पृथ्वी से आके टकरा रहा है। तो कभी भी अगर टक्कर होगी तो आपको नहीं लगता उसमें वाइब्रेशंस होंगे। सोचिए मैं एक गाड़ी में बैठा हूं और उस गाड़ी का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्या मुझे कोई कंपन महसूस नहीं होगा। अगर तेजी से एक्सीडेंट हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन अगर उतनी तेजी से नहीं होगा तो मेरे को इम्पैक्ट तो होगा, कुछ झटका मेरे को लगेगा और कुछ वाइब्रेशंस फील होंगे, कुछ कंपन महसूस होगा। तो यही बात होती है कि कोई पिंड अगर इस पृथ्वी से आके टकरा रहा है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, और ये कोई बड़ा पिंड अगर पृथ्वी से आके टकरा रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिल सकते हैं। तो हमने तीसरी भी बात कर ली कि पिंडों से क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। चौथी जिसकी बात कर रहे थे, इलास्टिक रिबाउंड। अब इलास्टिक रिबाउंड क्या होता है, देखिए वैसे तो ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई बहुत अलग चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब वो क्या है ये समझिए कि हमने देखा था कि एक प्लेट है, ये मैं कह देता हूं अभी महासागरीय प्लेट है, और महासागरीय प्लेट चूंकि भारी होती है तो महाद्वीपीय प्लेट के कहा जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कौन सी प्लेट, ये महाद्वीप है, और इस तरफ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, महाद्वीप देखने को मिल रहा है। चूंकि महासागरीय जो प्लेट है वो भारी है, बेसाल्ट की बनी हुई है, तो वो कहाँ जा रही है, दुर्बल मंडल की ओर जा रही है। अब क्या हो रहा है, ये समझिए महासागरीय प्लेट है, ये दोनों तरफ से खींच रही है, दोनों तरफ से खींच रही है, और इस प्रकार इस पे बल लग रहा है। जब इस प्रकार बल लगेगा तो एक समय के बाद ये प्लेटें ऐसे टूटना शुरू हो जाएगी, प्लेट टूटना शुरू हो गई, और जैसे प्लेट टूटेगी तो कुछ इंस्टेंट के लिए आप सोचिए, इधर वाली जो प्लेट है ये कुछ ऊपर उठेगी, इधर वाली जो प्लेट है ये कुछ ऊपर उठेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हाथ में एक लकड़ी लेनी है, पतली सी लकड़ी, और उसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करनी है। जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जैसे ही वो लकड़ी टूटेगी और आपका बल अगर उस समय भी उतना ही बल लगाते रहे तो क्या होगी, लकड़ी ऊपर उठ जाएगी, दोनों हाथ आपके ऐसे हो जाएंगे, तो एकदम से क्या लगेगा, वो झटका महसूस होगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इलास्टिक रिबाउंड कहा जाता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब वो कैपेसिटी है जहां तक स्लैब खिंच सकती है, उसके बाद स्लैब नहीं खिंच सकती। आपने रबड़ बैंड देखा होगा, रबड़ बैंड को जब आप खींचते हैं तो एक समय तक वो खिंचेगा, एक दूरी तक वो खिंचेगा, लेकिन उसके बाद वो टूट जाएगा। जिस मैक्सिमम दूरी तक वो खिंच सकता है वो उसकी क्या है, वो उसकी इलास्टिसिटी है।
उसके बाद वो क्या होगा, टूट जाएगा, टूट के दो भागों में अलग हो जाएगा और आपको क्या लगेगा, झटका महसूस लगेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिक रीबाउंड कहा जाता है। प्लेटों में कैसे हो सकता है आपने देख लिया, अगर महाद्वीपीय प्लेट है और दोनों तरफ से वो नीचे की और उस पर बल लग रहा है तो अचानक से क्या होगा, वो ऐसे इस प्रकार टूट जाएगी और जैसे ही इस प्रकार टूटेगी तो क्या होगा, भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। तो इससे भी क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। तो हमने प्राकृतिक कारण पढ़ लिए किसके, भूकंप के, जो मुख्यतः हमने कितने भागों में पढ़े, 4 भागों में पढ़े। पहला हमने देखा था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि प्लेटों के संचालन से, क्या लिख सकता हूं इसको, प्लेट संचालन से, प्लेट संचालन से भी क्या होगा, ये भी एक प्राकृतिक कारण है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ब्रैकेट में लग के आप क्या लिख सकते हो, प्लेट संचलन इसको कह सकते हो। दूसरा हमने पढ़ा ज्वालामुखी, तीसरा हमने पढ़ा कोई पिंड का टकराना और चौथा हमने पढ़ा इलास्टिक रीबाउंड। अच्छा, ये तो हमने पढ़े प्राकृतिक कारण। क्या इसके अलावा कुछ हमने देखा था कि एक और कारण कौन से होते हैं, मानव जनित कारण। कौन से होते हैं, मानव जनित कारण। हम किसके मानव जनित कारणों की बात कर रहे हैं, भूकंप के मानव जनित कारणों की बात कर रहे हैं कि मानव ऐसा क्या करता है कि जिससे क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा RIS, इसको कहा जाता है जलाशय प्रेरित भूकंप। क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहला क्या है, RIS, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सीस्मोलॉजी, या रिजर्वोयर से इंड्यूस हुए हुए क्या, भूकंप। तो यहीं पे लिखा है जलाशय द्वारा प्रेरित क्या, भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा खनन, आप जब खनन करते हो तब भी क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि हम जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इसकी, परमाणु परीक्षणों की बात कर रहे थे, परमाणु परीक्षण के समय भी क्या आ सकता है, भूकंप आ सकते हैं, और ऐसे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो एक एक को हम आगे करके देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं जलाशय प्रेरित भूकंप या रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये क्या होते हैं, RIS या जलाशय द्वारा प्रेरित। हमें पता है कि नदियां पानी लेके जाती हैं और मनुष्य ने इन नदियों पे क्या बना रखे हैं, बहुत सारे बांध बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, बहुत सारे बांध बना रखे हैं। यहाँ पे मनुष्य ने क्या बना दिया, बांध बना दिया। देखिए बांध में बहुत सारी चीजें होती है ना, अगर आप किसी बांध को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक बड़ी दीवार आपको देखने को मिलेगी, उस बड़ी दीवार में बहुत सारे गेट आपको देखने को मिलेंगे, उस बड़ी दीवार के पीछे आपको एक बहुत बड़ा जलाशय देखने को मिलेगा जहाँ पे जो नदी द्वारा पानी जो लाया जा रहा है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, और बांध वाली जो दीवार है उसमें बहुत सारे गेट होते हैं, उनको बीच बीच में खोल दिया जाता है जिससे पानी उस जलाशय से बाहर आने शुरू हो जाए। तो अगर इसको मैं बनाऊं तो ये आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, ये वो बांध की दीवार, इसमें इस प्रकार बहुत सारे गेट आपको देखने को मिलेंगे, और इन गेटों के बाद धीमे धीमे आपको पानी आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे नदी का एक हिस्सा ये होता है, और जस्ट इसके पीछे की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा पानी भरा होगा। क्या होगा, बहुत सारा पानी भरा होगा। इसी को आप क्या कहोगे, जलाशय कहोगे। और ऊपर से कहीं से क्या आ रही होगी, नदी आ रही होगी। नदी अपने साथ बहुत सारा पानी ला रही है, हमने पानी इकट्ठा कर लिया। पानी इकट्ठा कैसे किया कि हमने एक दीवार बनाई, और दीवार बना के पीछे जलाशय बन गया, और जलाशय में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे जो गेट होते हैं इनको बीच बीच में क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि बहुत सारी विद्युत ऊर्जा भी बनती है यहाँ से। वो विद्युत ऊर्जा इसी प्रकार बनती है कि यहाँ पे इन गेटों को जब आप खोलोगे, नीचे क्या लगी होती है, टरबाइन लगी होती है। तो टरबाइन जब घूमती है तो जनरेटर को घुमाती है, और जनरेटर को घुमाते हैं तो क्या बनती है, बिजली, विद्युत बनना शुरू हो जाती है। तो इस जलाशय में क्या भरा जाता है, बहुत सारा पानी भरा जाता है। अब समझिए कि ये आपने क्या बना लिया, जलाशय बना लिया। ये आपका जलाशय था, इसमें आपने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया है। इसमें बहुत सारा आपने पानी इकट्ठा कर लिया।
यहाँ पे पानी तो हो गई, वाटर तो हो गई, लेकिन इस पानी के साथ लाए हुए क्या होंगे, अवसाद भी होंगे। क्या होंगे, अवसाद भी होंगे। अब ये पानी और अवसाद, नीचे जो प्लेटें हैं, नीचे क्या है यहाँ पे, स्थलमंडल में बहुत सारी प्लेटें हैं। इन प्लेटों पे लगातार क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे। आया ना। अब ऐसे समझिए कि आपके पास एक खाली पेपर है, समझिए ये वो खाली पेपर है आपके पास। अभी नदी जिस स्थल से जा रही थी वो जा रही है आराम से, और बहुत छोटे छोटे अवसाद इकट्ठे करते जा रही है, और बीच बीच में नदी उन अवसादों को अपने साथ भी ले जाती है, अपरदन भी हो जाता है उनका। तो यहाँ से नदी आराम से गुजर रही थी, लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे बांध बना दिया। बांध बना दिया तो क्या हुआ, पीछे जलाशय भी बनाना पड़ा। तो प्लेट के इस हिस्से में आप देखोगे कि वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो चुका है, बहुत सारे अवसाद इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो नीचे आप क्या करेंगे, प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, दाब लगाना शुरू कर देंगे। और इस दाब के कारण बहुत बार क्या होता है, ये जो प्लेटें हैं ये अपनी जगह से खिसक जाती हैं। क्या होती है, प्लेटें अपनी जगह से खिसक जाती है। और हमें पता है कि अगर प्लेटें अपनी जगह से खिसक गई तो क्या बन जाएगा, वो फॉल्ट लाइन बन जाएगी, और वहां पे उद्गम केंद्र हो जाएगा। उद्गम केंद्र का मतलब वहां पे जो ऊर्जा अभी तक ऐसे टिकी हुई थी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, अब पानी के दाब के कारण क्या हुआ, प्लेटों में मूवमेंट होना शुरू हो गया। प्लेटें एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास आना शुरू हो गई। इस कारण आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भूकंप देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। तो क्या सर ऐसा कभी भूकंप आया है? हमारे ही देश में भूकंप ऐसा आया था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसी प्रकार से आया था भूकंप। अगर आप को हल्की सी अगर जानकारी है तो भारत में कुछ जोन में बटा हुआ है। भारत के जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां आप देखोगे कि लगातार भूकंप आते रहते हैं, तो उसको हमने एक अलग जोन में बांट रखा है। जो नीचे प्रायद्वीपीय जो भारत है वहां पे चूंकि वो हिमालय से बहुत ज्यादा दूर है और बहुत पुराना स्थल भाग है, तो वहां पे अपेक्षाकृत बहुत कम भूकंप के झटके आपको महसूस होते हैं, या मैं कहूँ ना के बराबर भूकंप के झटके महसूस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जब भूकंप आया तो जब उसके बारे में पढ़ा गया कि वहां पे कोई प्लेट का मूवमेंट तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका कारण क्या है, तो उसके कारण में पता लगा कि बांध वहां पे चूंकि बहुत ज्यादा बन चुके हैं, और उन बांधों के कारण पानी और अवसाद लगातार दाब लगाते हैं, और दाब लगाने के कारण क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो इसी को कहा जाता है RIS या जलाशय द्वारा प्रेरित भूकंप। क्या कहा जाता है, जलाशय द्वारा प्रेरित भूकंप। इसीलिए बहुत जो पर्यावरण के एक्सपर्ट होते हैं, जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट होते हैं, वो बहुत बार मना करते हैं कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पे बहुत बड़े बड़े बांध नहीं बनाने चाहिए। और अब आपको अगर पता है तो आपको देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पे चाइना जो है, जो चीन है, वो बहुत बड़े बड़े बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी बांध बना रहा है, लेकिन भारत के जो बांध आप देखेंगे वो बहुत बड़े बांध आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे भारत के भी बांध है, लेकिन बहुत बड़े बांध आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के बाद जो सिंधु नदी हमें पता है कि भारत से होके गुजर के कहाँ जाती है, पाकिस्तान में भी जाती है। तो भारत कोशिश करता है कि बांध बना ले, चूंकि हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वहां पे वो कैसा इलाका है, वो भूकंप प्रभावित इलाका है। वहां पे वैसे ही प्लेटों का मूवमेंट लगातार होता रहता है। तो अगर भारत ने वहां कोई बड़ा बांध बना दिया और भगवान ना करे ये प्लेटें एक दूसरे से खिसक गई और ये गलती से ये बांध टूट गया, तो वहां पे जो जनजीवन जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे भी अपने आपदा प्रबंधन वाले चैप्टर में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भूकंप किससे भी आ सकते हैं, जलाशय द्वारा भी भूकंप आ सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी खनन की। तो खनन से क्या होता है, खनन से कैसे भूकंप आ सकते हैं? खनन से भूकंप ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी की भूपर्पटी है। क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी। और इस भूपर्पटी के नीचे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे खनिज देखने को मिलेंगे। ये बहुत सारे खनिज है, यहाँ पे अलग अलग हिस्से में बहुत सारे इस प्रकार खनिज आपको देखने को मिले। मनुष्य क्या करता है, चूंकि हमारी जरूरत है, ये क्या है, बहुत सारे खनिज है। अब इनको हमें बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालते हैं, हम इनका खनन करते हैं। तो अब जैसे जैसे इनका खनन करते जाओगे तो क्या होगा, आप पाओगे कि धीमे धीमे हमने इस पूरे खनिज को हमने बाहर निकाल लिया। इस खनिज को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया।
अब ये जो स्थान है जहाँ पे पहले खनिज था, अभी क्या हो चुका है, ये खाली हो चुका है। पहले तो यहाँ पे खनिज थे, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, ऊपर से ऊपर का जो हिस्सा है, जो प्लेट है, वो तो धीमे धीमे दाब लगाती जा रही है। पहले इनका दाब कौन सहन कर पा रहा था, जो यहाँ पे खनिज है, लेकिन जब जैसे हमने खनन करके खनिजों को बाहर निकाल दिया, अब इनका दाब सहन करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, हवा बढ़ चुकी है। तो क्या होगा, ये प्लेटें तो अपना प्रेशर लगा रही है नीचे, जो भूपर पटी है, और नीचे से आपने इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो हटा दिया, तो कई बार क्या होगा, ये इस प्रकार गिर जाएगी, और जब गिर जाएगी तो कंपन होगा, और कंपन के कारण क्या देखने को मिलेंगे आपको, भूकंप देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। तो खनन के कारण भी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे भूकंप आ सकते हैं। आखिरी बात हमने करी थी परमाणु परीक्षण की, जो आखिरी क्लास में भी हमने देखा था, जब हमने बात करी थी उस परमाणु पिक्चर की। तो उस परमाणु मूवी में आपने क्या देखा था, जब आखिरी में परमाणु परीक्षण हो रहा था जैसलमेर के पोखरण जिले में, तो क्या होता है, वो सारी चीजें इधर उधर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो प्रेस करते हैं बटन, तो आपने देखा था कि उस परमाणु जो परीक्षण करने वाला, उसको आपने देखा था बहुत कुएं में, बहुत गहराई में उन्होंने रखा था, लेकिन फिर भी जब वो बटन जैसे ही प्रेस करते हैं, वो मूवी स्लो मोशन में आपको दिखाती कि कैसे कुर्सियां उड़ने लगी हैं, कैसे जो आसपास कंप्यूटर सिस्टम रखे हैं वो गिरने लगे हैं, कैसे जो पानी पीने की बोतल है, ग्लास है, वो इधर उधर उड़ने लगे हैं। तो क्या हो रहा है, उस परमाणु परीक्षण के कारण भूमि में बहुत तेज कंपन महसूस होते हैं, और जब भूमि में बहुत तेज कंपन महसूस होते हैं तो उसी को आप क्या कहते हो, भूकंप कहते हो। तो परमाणु परीक्षण के कारण भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि जब भारत ने वो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो उसकी जो तरंगे हैं वो कहाँ तक महसूस की गई थी, वो जापान तक महसूस की गई थी। तो जब जापान को में महसूस की गई, तो उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनको फोन आया था वहां से कि सर कुछ भूकंप जैसी गतिविधि हमको देखने को मिली है, और जिसका उद्गम केंद्र बताया जा रहा है भारत है। तो वाजपेयी साहब ने कहा कि हाँ, अब भारत में भूकंप आया, लेकिन वो भूकंप कौन लेके आए, हम लेके आए खुद, मानव जनित वो भूकंप है। और मानव जनित भूकंप ऐसा है कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है, तो हमने इतना बड़ा धमाका किया कि पूरी दुनिया में सुनाई दिया था। उससे हमको ये दुनिया को हमने ये बताया कि भारत भी एक शक्तिशाली देश की गिनती में आके खड़ा हो चुका है। तो ये बात हुई थी परमाणु परीक्षण की। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। अन्य कारण क्या हो सकते हैं, आपको पता है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की ट्रेन आ जाए, बुलेट ट्रेन आ जाए। तो बुलेट ट्रेन की जब पटरियां बनती है, तो उसमें क्या है, बहुत आप देखोगे बहुत अंदर तक उसकी खुदाई की जाती है। खुदाई के बाद कंक्रीट सीमेंट से उसको भरा जाता है। लेकिन जब इतनी स्पीड से वो ट्रेन गुजरेगी, तो आसपास जो घर होंगे, अगर कच्चे घर हैं, तो उनमें आज क्या फील हो सकता है, भूकंप हो सकते हैं। ये आप आम रेलगाड़ी में भी देख सकते हो। जब रेलगाड़ी, अगर आप में से किसी का घर रेल की पटरी के बिल्कुल किनारे पे अगर है, तो आप महसूस करेंगे जब भी ट्रेन गुजरेगी तो घरों में वाइब्रेशन फील होते हैं। तो वो क्या कारण है, वो एक अन्य कारण है, मानव जनित ही कारण है। मानव नहीं बनाई है रेलगाड़ी, मानव जनित वो कारण है, उससे भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भूकंप कैसे कैसे आते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पृथ्वी पे, या मैं बात करूं वैश्विक स्तर पर, इस भूकंप का कैसा वितरण आपको देखने को मिलेगा, कहां कहां पे आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। तो वैश्विक आधार पर हमने भूकंपों का जब वितरण किया, तो हमने पाया 4 जगह आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा भूकंप आपको देखने को मिलेंगे इस परिप्रशांत क्षेत्र में। नाम से पता लग रहा है कि कहां पे मिलेंगे, प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर में। दूसरा मध्य अटलांटिक पेटी, अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेंगे। मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा हिमालय वाला हिस्सा है वो भी आएगा, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी। और चौथा, इस तीनों के अलावा जो कहीं पे भी अगर भूकंप आएगा, उसको इस चौथे में डाला जाता है इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक, ये इसको कहा जाता है अंतः प्लेट भूकंप। तो इस आधार पर हमने देखा कि पूरे विश्व में 4 जगह आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं वो आप देखेंगे पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में देखने को मिलेंगे। दूसरा अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलेंगे। अटलांटिक महासागर में हमने देखा था कटक है, कटक पे क्या हो रहा है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। मध्य महाद्वीपीय प्लेटी, जैसे हिमालय है, हिमालय के अलावा आपको पता होगा पामीर की गांठ किसी जगह है, पामीर की गांठ,
वहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं। तुर्की में भूकंप बहुत आते देखने को मिलेगा आपको। उत्तरी अफ्रीका में आपको भूकंप देखने को मिलेगा। यूरोप के दक्षिण भाग में आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। वो सब किस में आपको देखने को मिलेगा? मध्य महाद्वीपीय पेटी का वो हिस्सा है। और इसके अलावा अगर कहीं पे भी भूकंप आता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अंतः प्लेट भूकंप। सबसे पहले बात करते हैं सरकम पैसिफिक जोन, या इसी को कहा जाता है परिप्रशांत क्षेत्र। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? प्रशांत महासागर आपको देखने को मिल रहा है। प्रशांत महासागर की हमने देखा था एक प्लेट है पैसिफिक प्लेट, हमने उसको नाम दिया था। हमें पता है कि पैसिफिक प्लेट की अगर आप गति देखोगे तो गति इस प्रकार देखने को मिलेगी। इस वाले हिस्से में इस अंदर की ओर जा रही है और यहाँ पे इस प्रकार ये गति कर रही है। कौन सी? प्रशांत महासागर की प्लेट। उत्तरी अमेरिका की प्लेट इस तरफ गति, दक्षिण अमेरिका की प्लेट, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट और यूरेशियन प्लेट इस प्रकार आपको गति करते हुए दिखेगी। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, कौन सी प्लेट ज्यादा घनत्व वाली होगी? हमें पता है प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर की प्लेट कहाँ जा रही होगी? नीचे की ओर जा रही होगी। लेकिन इससे पहले क्या होगा? इनका अभिसरण होगा और नीचे की ओर भी जाएगी, तब घर्षण करते हुए वो नीचे की ओर जाएगी। तो क्या होंगे? जब घर्षण करते हुए नीचे की ओर जाएगी तो भूकंप आएंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आप पाएंगे बहुत सारे भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जब नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्वालामुखी देखेंगे तो उसमें भी आप पाओगे जब प्लेटें नीचे की ओर जाएंगी, दुर्बल मंडल में ये प्रशांत महासागर की प्लेट जब जाती है तो किसमें बदल जाएगी? मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगी। और मैग्मा में परिवर्तित होगी तो ऊपर आने की कोशिश करेगी। चूंकि यहाँ पे जलवाष्प भी मौजूद है तो जलवाष्प भी नीचे छन के जाएगा और वो जलवाष्प में बदल जाएगा और विस्फोटक के साथ वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपको ज्वालामुखी भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और जब ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं तो उस ज्वालामुखी के कारण भी यहाँ पे बहुत सारे क्या आएंगे? भूकंप आएंगे। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो जापान में बहुत सारे आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको पता होगा सैन एंड्रियास फॉल्ट की हमने बात करी थी, सैन एंड्रियास ब्रंश की हमने बात करी थी। वहां पे भी आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? भूकंप देखने को मिलेंगे। तो पहला स्थान कौन सा है? परिप्रशांत क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है सरकम पैसिफिक जोन, इसको हम लोग कहते हैं। दूसरी हमने बात करी थी कि ये कौन सा महासागर है? ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है ये? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़े बड़े व्यापार या जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाई जाती है शिप के थ्रू या जहाजों के थ्रू, तो ये जो पूरे विश्व का है वो सबसे व्यस्ततम आपको महासागर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप है, तो इन दोनों के बीच में व्यापार होता रहता है। और यहाँ पे आपको ये इस प्रकार क्या देखने को मिल रही है? कटक देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्लेटें क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसारी गति कर रही हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? भूकंप देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? भूकंप। तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है किससे? भूकंपों से। तीसरे की अगर बात की जाए, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, या इसको कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, देखो सबसे पहले हमने बात करी जो प्रशांत महासागर वाली पेटी थी उसकी, फिर हमने बात करी ये अटलांटिक महासागर वाली पेटी। तीसरी आप यहां से शुरू करोगे और इसको कहा जाता है हिमालय अल्पाइन बेल्ट। हिमालय भी एक पर्वत है, अल्पाइन भी एक पर्वत है। ये इसी को हम कहते हैं मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ आपको यूरेशियन आपको देखने को मिलेगा, एशिया वाला जो हिस्सा देखने को मिलेगा। नीचे आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हालांकि एशिया का ही हिस्सा है भारत, लेकिन भारत की प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आके टकराई थी तो बीच में किसका निर्माण किया था उन्होंने? हिमालय का निर्माण किया था। तो ये वाली प्लेट आपको देखने को मिलेगी। ये भी कैसा है? भूकंप से द्वारा प्रभावित। तो जो भारत में भूकंप आते हैं या हाल ही में जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वो इसी के कारण आया था। किसके कारण आया था? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय पेटी के कारण। अब इसके अलावा अगर कहीं पे भी भूकंप आता है, सोचिए अफ्रीका में कहीं भूकंप आ गया या यूरोप में कहीं भूकंप आ गया या मैं कहूं उत्तरी अमेरिका के इस छोर पे कहीं भूकंप आ गया, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे इंटर प्लेट अर्थक्वेक या अंतः प्लेट भूकंप। वो कैसे आते हैं वो हमको पता है। अगर दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं या समानांतर अगर प्लेट गतियां हो रही हैं तो कौन से भूकंप आ सकते हैं? इंटर प्लेट भूकंप या अंतः प्लेट भूकंप आ सकते हैं। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भूकंप
अगर वैश्विक स्तर पे हम इसका वितरण करके देखें तो कितने प्रकार के आपको देखने को मिले, 4 तरीके से हम इनको विभाजित किया जा सकता है। पहला परिप्रशांत क्षेत्र जो आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। दूसरा मध्य अटलांटिक बेल्ट आपको देखने को मिलेगी, पेटी देखने को मिलेगी जो अटलांटिक महासागर में है। तीसरा हमने बात करी मध्य महाद्वीपीय प्लेटी जिसको हमने नाम दिया था हिमालय अल्पाइन बेल्ट भी जिसको कहा था। उसी के कारण हमने देखा था जो हाल ही में दिल्ली में जो भूकंप आप देखने को महसूस हुए, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में भूकंप आते हैं, या उससे पहले जो तुर्की में जो सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया वो इसी के कारण आता है। और इसके अलावा अगर कहीं पे भी भूकंप आ रहे हैं तो उसको आप क्या कहोगे, अंतः प्लेट भूकंप कहोगे। यहां तक हमारी बात अच्छे से हो चुकी है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता ये दो चीज आपको समझनी चाहिए, या फिर मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये दो चीजें आप ऐसे समझिए। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्केनो, वॉल्केनो ये इसी को कहा जाता है ज्वालामुखी। और दूसरी जो चीज है उसको कहा जाता है वॉल्केनिज्म, ये इसको कहा जाता है ज्वालामुखीयता। इन दोनों के बीच में क्या तो रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे एक दूसरे से अलग है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ज्वालामुखीयता एक बहुत बड़ी चीज है। ज्वालामुखीयता कैसी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज है। उसका एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है जिसको आप किस नाम से जानते हो, जिसको आप जानते हो ज्वालामुखी के नाम से। इसका मतलब ज्वालामुखीता में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो ज्वालामुखी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आम भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे समझिए कि मैग्मा की उत्पत्ति, मैग्मा का जन्म हुआ, मैग्मा का जन्म हुआ, मैग्मा की उत्पत्ति होगी, मैग्मा की उत्पत्ति के साथ वो लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब वृद्धि होगी मैग्मा में तो क्या होगा, आप देखोगे कि वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ऊपर आने की कोशिश जब करेगा और उसको अगर कोई कमजोर चट्टान मिल गई, कमजोर प्लेट मिल गई, या प्लेट का कोई ऐसा हिस्सा मिल गया जिसको तोड़ के वो ऊपर आ सकता है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ज्वालामुखी। इसका मतलब ज्वालामुखी में क्या हो रहा है, सिर्फ आप देख रहे हैं उद्गार हो रहा है, बाहर आ रहा है, मैग्मा लावा में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन ज्वालामुखीता में आप देख रहे हो कि मैग्मा के जन्म से लेके और मैग्मा के उद्गार तक जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कहां पे देखने को मिलेंगी, ज्वालामुखीता में आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये पूरा जीवन है किसका, मैग्मा का। तो इसमें आप पढ़ोगे मैग्मा का जन्म, मैग्मा के जन्म से लेके आप सब चीजें पढ़ोगे कहां तक, मैग्मा के उद्गार तक, मैग्मा के उद्गार तक। लेकिन यहां पे इस ज्वालामुखी में आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, सिर्फ मैग्मा का उद्गार, मैग्मा का उद्गार। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है वॉल्केनिज्म और क्या होता है वॉल्केनो, या मैं कहूं क्या होता है ज्वालामुखीता और क्या होती है ज्वालामुखी। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ज्वालामुखी से। हम ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे, हम लावा के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है। हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस आधार पे हम लोगों ने ज्वालामुखी को क्या कर रखा है, विभाजित कर रखा है। तो हमने भूकंप देखो दो अलग अलग हिस्सों में पढ़ा था। हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो हमने वहां पे पी और एस तरंगों के बारे में बात करी थी, और यहाँ पे हमने बात करी भूकंपों के बारे में। अब आपके जब नोट्स बनेंगे तो दोनों को कोशिश करना एक साथ आप लिखें, है ना। पूरा भूकंप अगर एक जगह होगा तो आसानी रहेगी उनको पढ़ने में, क्योंकि मेरे को एक सीक्वेंस से आगे लेके चलना होता है आपको। अगर मैं सारी चीजें एक ही बार में बता दूं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता कि प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटों के बीच में कैसे भूकंप आता है। तो इसलिए पहले मेरे को पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ानी पड़ी, वहां पे पी और एस तरंगे पढ़ानी पड़ी, और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बाद मेरे को भूकंप के इस हिस्से को बताना पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं हम सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं, और इसी सीक्वेंस से आपके पास क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, ताकि आप उनको आसानी से क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तो आज के लिए इतना। आप देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप एक बार इनको अच्छे तरीके से समझ गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जीवन भर इनको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
ज्योग्राफी में इसीलिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं और इसीलिए ज्योग्राफी में बहुत गंदे नंबर भी मिलते हैं। क्यों अच्छे मिल सकते हैं? कि अगर आपने एक बार वो कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया तो बहुत आसानी से आप उसके बारे में लिख पाएंगे। लेकिन अगर जैसे किसी और सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी इधर उधर की आप बातें लिख सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। आपको अगर पूछ लिया कि तुर्की में हाल ही में जो भूकंप आया इसके पीछे क्या कारण है, और वहां पे आपने जो इस प्रकार के कारण आपने नहीं बताए कि जो एंतोलिया जो प्लेट है उसमें क्या हुआ, कैसे और सारी प्लेटों के बीच में संचरण हो रहा है जिसके कारण क्या है, भूकंप वहां पे आया है। अगर आपने ये सब चीजें वहां नहीं लिखी हैं तो यकीन मानिए वो आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। इसलिए कंसेप्ट पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में। अगर कंसेप्ट आपने एक बार पकड़ लिया तो वो आपको जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लें कि मैं भूल जाऊं भूकंप कैसे आया, तो भूकंप आपको नहीं भूलने देगा। लेकिन अगर आपने एक बार भी भूकंप को नहीं पकड़ा तो यकीन मानिए भूकंप आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। कब खिसका देगा? जब आप पेपर देखोगे और पेपर में कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं इसमें क्या लिखूं या क्या नहीं लिखूं। तो कोशिश कीजिए कि अभी पहली बार क्लास ऐसी देखें कि क्लास में हर चीजें समझ में आने लग जाएं, और आप पाएंगे हम अपनी जो क्लासेस है, मैं ये मान के शुरू करता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मैं एक 0 से भी नहीं, मैं -1 से जाके शुरू करता हूं और -1 से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाना आप लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जब इतने आराम से क्लासेस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हम अज्यूम करते हैं कि आप भी उतनी ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना स्वाध्याय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी के एक नई टॉपिक ज्वालामुखी के साथ। तब तक आपको क्या करना है? आपको चीजें रिवाइज करनी है, चीजों के नोट्स बना के रखना है। साथ ही साथ अब जो नोट्स होने चाहिए, मैं आपको फिर से कहूँ, वो आपके डायग्राम वाले होने चाहिए। आपको एक और काम करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, सेशन को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को क्या कर देना है? शेयर कर देना है जितने भी ग्रुप्स में आप लोग हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।